मैम एक्टिव पैसिव करा दो, एक्टिव पैसिव करा दो मैम, प्लीज करा दो। सो फाइनली बच्चा पार्टी, ये रहा तुम्हारा लेक्चर एक्टिव पैसिव वॉइस का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यार ये जो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी मीडियम के सिलेबस में है। इंग्लिश मीडियम वालों को ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने करा दिया है, ग्रामर का साइड बाय साइड चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। बट जिसको भी एक्टिव पैसिव वॉइस देखना है, हियर इज द लेक्चर। अब यार बच्चे ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देख लोगे, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है ना, किसी भी चीज को शुरू करो तो दो चीजें हैं। पहले तो इस माइंडसेट के साथ बैठो कि मुझे सीखना है, और दूसरा ये कि मुझे एंड तक देखना है, समझना है। एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखो। जो मैंने इस पे लिखा है वो पूरा नोट नहीं करना, बट हाँ शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलने हैं। अगर आप लोग खाली सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, लेट कर, खाली फोन पकड़कर सोच रहे हो कि हमें एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएगा, तो ऐसा कतई ही नहीं होगा। ठीक है, कोई बेसिक सी भी चीज सीखनी होती है ना, तो हमें पूरा बैठना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा मन होता है, जैसे मान लो कल एग्जाम है ना, कल एग्जाम है और आज हमें वीडियो देखनी है, तो हम पूरे मन से देखेंगे, तब हमें सब समझ आएगा। बट अगर मान लो हमारा मन ही नहीं है, हम बस यूं ही मटर गश्ती कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें खुद समझ नहीं आएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज ढंग से जरा चैप्टर को समझने की कोशिश करो, आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज बच्चों, हमारी मैराथन है 3 तारीख को, 3 सितंबर को सुबह 10 बजे, जिसमें मैं आपका पूरा इंग्लिश कवर कराने वाली हूँ, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। तो प्लीज आप उस मैराथन में आवश्यक आना, जरूर आना। और दूसरी और मतलब तीसरी और आखिरी चीज ये कि टेंसेस इसके लिए आना जरूरी है। ठीक है, टेंसेस इस टॉपिक के लिए आना बेटा जरूरी है। पता होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन क्या होता है ना। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ खुद कि आप प्लीज इस लेक्चर को अभी के लिए रोक दो। 1 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है मैंने, 1 शॉट ही डाला हुआ है। टेंसेस स्पीड बढ़ाओगे, 45 मिनट में तुम्हें वो लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा। तुम जाओ टेंसेस की वीडियो देखो, चैनल पे डली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, और फिर आओ और एक्टिव पैसिव वॉइस देखो। ठीक है, बात खत्म। चलिए शुरू करते हैं बच्चों एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस का क्या मतलब होता है? वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज, कुछ बोलना, कुछ व्यक्त करना, है ना, कुछ फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना, राइट। अब वॉइस बेसिकली किस बात पे आर्गुमेंट करता है कि हम किसी भी कही गई बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं, है ना। अब वही चीजें हम इस पूरे के पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले किसी चीज के रूल्स में जाएं। रूल्स जानने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव क्या होता है। उसके बाद हम रूल्स में जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे। बट पहले हमें समझना जरूरी है बेटा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। पेन को अपन थोड़ा सा लाइट करते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और कर्ता का मुख्य फोकस कर्म पर होता है, तो ऐसे वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मैम? बच्चों देखो, कर्ता कौन होता है? आपका जो काम को कर रहा है ना, जो सब्जेक्ट है काम का। मैंने आपको टेंसेस में भी बताया, कर्ता कौन है? सब्जेक्ट, जो किसी काम को कर रहा है। मैं पढ़ा रही हूं, मैं काम कर रही हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं ना, तो कर्ता कौन है? मैं हूं। ठीक है, और कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिखा है, अगर कोई भी सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है और सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है और सब्जेक्ट पे ही हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन राइट्स अ लेटर, तो अगर अब आप इस वाक्य को देखोगे तो इसमें क्या बोला जा रहा है? भाई मोहन है जो पत्र लिख रहा है, मोहन है जो लेटर लिख रहा है, राइट। सो जो सब्जेक्ट है उसका मेन फोकस किस पे है बच्चों? ऑब्जेक्ट पर है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। मेन तो सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट का मेन फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे। भाई मोहन एक पत्र लिख रहा है। समझ में आया एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? एक और बार समझते हैं कि जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, करता है, वो किसी काम को कर रहा है और हमारे सब्जेक्ट का पूरा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे है, तो हम उसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला मोहन एक पत्र लिखता है, ये मेरा सेंटेंस है, मोहन मेरा सब्जेक्ट है,
मेरा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो मेरा जो मोहन है, मतलब मेरा मोहन नहीं है पर मेरा जो सब्जेक्ट है उसका जो पूरा फोकस है वो किस पे है, पत्र लिखने पे है, लेटर पे है। तो इस टाइप के वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अभी समझो कि पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं। ठीक है, बोला है जब भी किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द्वारा किसी काम को किया जा रहा है और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट को हमने पूरी इंपॉर्टेंस दी है ना, सब्जेक्ट का फोकस ऑब्जेक्ट पे है पर हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है। बट पैसिव वॉइस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है सब्जेक्ट से। ठीक है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है, या तो सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में ना दिया हो। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अक्सर आप देखोगे बाय शब्द दिया रहता है। बाय मतलब के द्वारा, जैसे हमने यहां पर बोला था कि मोहन एक पत्र लिखता है। अगर इसी बात को मैं बोल दूं कि एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, पैसिव वॉइस। समझ में आया, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पे मेन फोकस है कि भाई एक पत्र है जो लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, मोहन द्वारा। क्लियर, इतना बेसिक चीज समझ में आई कि यहाँ पर क्या है, मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अभी इसे कैसे बदलते हैं ये हम सीखेंगे, बट अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या सीख रहे हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। तो अगर आप ये वाला वाक्य देखोगे तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है मोहन, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है ना बच्चों, वो एक पत्र लिख रहा है और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, भाई अ लेटर को हमने आगे कर दिया, इसे ज्यादा महत्व मिल रहा है, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, एक पत्र लिखा जा रहा है। तो इस टाइप के वाक्यों को हम लोग पैसिव वॉइस के वाक्य बोलते हैं। इनमें आप लोग देखोगे इनकी पहचान यही है कि भाई इसके द्वारा लिखा जा रहा है, इसके द्वारा खेला जा रहा है, इसके द्वारा हो रहा है ना, तो ये जा रहा है, जाता है, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं ये बेसिकली आपके पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। अभी हम जब रूल समझेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपको अभी मेजर डिफरेंस ये समझना है कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा कर्ता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसका जनरली जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपकी मेन वर्ब होगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स। सिंपल फॉर्मेशन, वो आपका एक्टिव वॉइस है। बट पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, सारी चीजें सेम रहेंगी बट जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना उसे हम पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। यहां पर एक एक दुविधा जो मैं आपकी हल कर दूं, टेंसेस पढ़ा है, टेंसेस में हम लोग क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कहीं पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, कहीं पे थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी हमेशा। ये टेंशन दूर हो गई, ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी हमेशा। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय और फिर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये होता है आपका पैसिव वॉइस का बेसिक फॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। क्लियर, चलो आगे देखो। अभी रूल्स हम लोग फटाफट से करना शुरू करेंगे तो तुम्हें यूं समझ में आने लगेगा। तो ये जो रूल्स है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में भी आप लोग लिखते रहोगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। रूल नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सर्वप्रथम यानी कि जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट कर दो। ये आपका फर्स्ट रूल है ना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बच्चे की तरह समझा रही हूँ, ये आपका फर्स्ट रूल है। अभी हम लोग इतनी ग्रामर में नहीं जा रहे, जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर, अभी हम वर्ब वगैरह में कहीं नहीं जा रहे, अभी आगे आगे देखेंगे वो सारी चीजें। पहला रूल यही है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दो। मोहन राइट्स अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, मैम अ लेटर था, तो अ लेटर को हमने सब्जेक्ट की जगह कर दिया और मोहन को हमने ऑब्जेक्ट की जगह कर दिया। यही तुम्हारा मेन रूल है। अभी ये बीच का छोड़ दो, क्या करना है क्या नहीं करना भूल जाओ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल क्या है, जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलोगे तो हमेशा बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, हमेशा। ये आपका रूल नंबर 2 है जो मैंने आपको अभी भी बताया, हमेशा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जब भी आप एक्टिव से पैसिव में करोगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर था मोहन राइट्स अ लेटर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, है ना, बट जब भी हम इसमें पैसिव में करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपको करना है क्वेश्चन पेपर में,
बट ये हमारा मेन रूल है कि हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब भी एक्टिव से पैसिव में लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 देखो, किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मोहन क्या था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया, बाय लगाया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो शी प्ले अ डॉल, तो यहाँ पर क्या हो गया, अ डॉल इज प्लेड बाय हर। मैम ये पर हमने किया कैसे, अभी बताऊंगी, अभी सिर्फ रूल्स पे फोकस करो, अभी जब आगे चल के ये रूल आएगा कि कैसे करना है तो मैं वो भी समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए वो क्या बोल रहा है कि भाई अपन ने कैसे किया, अपन सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सो हम लोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम बाय नहीं लगाते और बाय की जगह हम विद या टू भी लगाते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग अभी देखेंगे, बट उससे पहले आप लोग ये ध्यान में रख लो, ये जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाला रूल, ये याद कर लो। जैसे कि यहाँ पर है यू राइट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ही आएगी मेन वर्ब की बाय, और हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट था तो हमने सबसे पहले लिखा अ लेटर, है ना। अब लेटर क्या है भाई, लेटर क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ हमें लगानी ही लगानी है, सिंगुलर है तो इज लगाया। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन, बाय का बाय कर दिया, और यू हमारा सब्जेक्ट था, यू को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई यहां तक समझ आ गया ना, इतना तो समझ आ गया ना क्या करना है, यस मैम आ गया। अब देखो रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलो तो सब्जेक्ट से पहले हर बारी जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाय ही आए, कभी कभी बाय की जगह पर आप विद या टू भी लगाते हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि बाय आए, ठीक है। जैसे आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, वाटर फिल्स अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर, तो मोस्टली केसेस में बाय आता है, बट अगर आप बाय की जगह टू और विद देखो तो आपको घबराना अभी आगे चलकर नहीं है, इसलिए ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब रूल नंबर 5 समझो, यहां से हम लोग समझेंगे कि मैम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करें, कौन से रूल हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं, कौन से रूल है जो हमें दिमाग में नहीं रखने। देखो किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमेशा याद रखना उसका जो टेंस है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, ठीक है। ये जो परिवर्तन होगा ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा ना उसका क्या टेंस है उसी के अनुसार होगा, समझ में आया। आप इन शॉर्ट इस टेबल को याद कर लो, ये टेबल आपको बहुत मदद आगे करने वाला है, ठीक है। क्या है मैम इस टेबल में, देखो इस टेबल में है कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य आता है ना, जिसमें इज एम आर लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस में भी उसकी हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, ठीक है। बट अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई वाक्य आता है तो आप देखो आप लोग यहाँ पे बीइंग भी ऐड करोगे, अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी, बट आपको ये पूरा तो याद करना ही है कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो हम पैसिव में लाएंगे, साथ ही साथ बीइंग भी ऐड करेंगे। अगर परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैव आता है, हैज आता है, हैड आता है, टेंसेस आना जरूरी है, राइट। अगर परफेक्ट टेंस है बेटा तो इसके साथ हम लोग पैसिव में बीन भी लगाएंगे, ये चीजें आपको याद करनी है, क्लियर। परफेक्ट टेंस में हम लोग जब भी एक्टिव से पैसिव में करेंगे बीन लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, दिमाग में बिठा लो। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बीइंग, BEING लगाएंगे लगाएंगे, दिमाग में बिठा लो। मैम बिठा लिया, आप कुछ एग्जाम्पल बता दो तो मजा आ जाए। यहां से आपको ध्यान देना है एक्चुअल में कि मैडम आपको क्या समझाने की कोशिश अभी तक कर रही है, ठीक है। चलो देखो यहां पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो कैसे करना है, ठीक है। इसका रूल देखो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट लगा होता है, बट पैसिव वॉइस में ये कैसे बन जाता है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये याद करने पड़ेंगे बेटा रूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पेपर में ही ड्रिंक्स अ टी, इसको पैसिव में करो, सबसे पहले आपका काम क्या है, नरेशन वाला काम है। यहाँ पे सबसे पहले क्या काम है, आप टेंस को पहचानो, टेंस कौन सा है,
आपने जैसी पहचान लिया भाई ड्रिंक्स अ टी, मैम ये तो नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पहचान लिया ना सिंपल प्रेजेंट है। अब पैसिव का रूल याद कर लो सिंपल प्रेजेंट का कि मैम सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है अ टी लिख दिया, उसके बाद मैम इज एम आर लगाना है, तो अ टी तो सिंगुलर ही है तो इज लगा दिया मैम। उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है हमारी वर्ब ड्रिंक, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रंक, मैम लिख दिया। उसके बाद मैम बाय लगाना है, लगा दिया मैम। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट ही है, ही को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लाओगे तो क्या हो जाएगा हिम, ले आए। अ टी इज ड्रंक बाय। समझ में आया? अभी अभी थोड़ा सा सेंस बन रहा होगा कि हाँ मैम क्या बता रही थी इतनी देर से। ठीक है, तो ये रूल्स याद करने हैं कि भाई मान लो पेपर में है दे राइट अ लेटर, सबसे पहले क्या करोगे टेंस पहचानोगे, टेंस कौन सा है ये, दे राइट अ लेटर, मैम सिंपल, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। टेंस की पहचान नहीं है तो जाके टेंसेस की वीडियो देखेंगे हम, है ना, क्योंकि वो आने बहुत जरूरी है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। अब भाई जैसे ही हमें पता चल गया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमें ये रूल याद करना है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये रूल हमें दिमाग में छपा होना चाहिए। और ये रूल कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से याद होगा, लिख लो लगा लो, प्रैक्टिस से याद होंगे सारे रूल्स। ठीक है भाई, दे राइट अ लेटर, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, अ लेटर क्या है सिंगुलर, इज लिख दिया, थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, बाय लगा दिया। दे को ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे देम हो जाएगा। सिमिलरली राम रीड अ बुक, तो आ बुक आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, बाय का बाय आ गया और राम आ गया। तो बिल्कुल इस रूल के अनुसार हमें लिखना है। क्लियर है इतना? अब ये तो बात हो गई सिंपल प्रेजेंट की। अब आप थोड़ा सा अपना गौर यहाँ पे फरमाइए। ठीक है यार, मेरे को ना एक्चुअली इसे जूम करना आता है कि नहीं पता नहीं, बट मैं ट्राई एक बार ही कर लेती हूँ। होगा क्या ये जूम? मुझसे तो हो नहीं रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान दो क्या लिखा है, ही इज ड्रिंकिंग अ कॉफी। अब आपको क्या करना है, मैम ने क्या सिखाया, सबसे पहले रूल पहचानना है, सबसे पहले टेंस पहचानना है। अब आप देख रहे हो भैया इज भी लगा है, ड्रिंकिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैम ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है मैम, ये बिल्कुल सही सही पहचाना तुम लोगों ने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। पर अब क्या, तो आपको ये रूल याद रखना है बेटा जी, ये जो रूल है ना आपका ये पैसिव वॉइस का, ये कि सबसे पहले लगाओ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बेटा, ध्यान दो, अ कॉफी, हमने यहाँ पर अ कॉफी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इज एम आर लगाना है हमें, जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो लगाएंगे यहाँ पर, बट हमें फिर भी देखना है कि भाई अ कॉफी क्या है, सिंगुलर है ना, हाँ ठीक है भाई, इज लगा दिया। अब भाई रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा जी, रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बीइंग लगाना है, बीइंग, ऑब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद बीइंग लगाना है, तो हमने बीइंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ड्रिंक का क्या है ड्रंक, थर्ड फॉर्म तो हमें हमेशा ही लगानी है। उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर ही का हिम कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल हमें जो ये रूल है इसी के अकॉर्डिंग करना है। और अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था ना कि भाई अगर हमारे पास यहाँ देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग तो लगेगा ही पैसिव वॉइस में। अब समझ में आ रही है इस पूरे चार्ट की महत्वता? थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ रहा होगा यार, है ना। अब यहाँ पर देखो, दे आर राइटिंग एन एसे, दे आर राइटिंग एन एसे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है एन एसे लिख दिया भाई। इज एम आर में क्या आएगा भाई, इज आएगा। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग लिख दिया भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग का रिटर्न हो गया, बाय की जगह बाय आ गया, दे की जगह यहाँ पर देम आ गया, खत्म। ऐसे नीचे देखो, आई एम लविंग यू, ठीक है, यू क्या हो गया हमारा भैया, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। अब यू के साथ बेटा क्या आता है, क्या आता है बताइए, आई के साथ एम लगा, यू के साथ क्या आएगा, यू इज आएगा नहीं, टेंसेस में सिखाया यू के साथ आर आएगा, राइट। तो अपन ने क्या करा, आर लगा दिया। अब देखो बीइंग की जगह बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया, बाय की जगह बाय आ गया, आई को जब हम ऑब्जेक्ट की तरह लगाएंगे तो मी लिखेंगे, यू आर बीइंग लव्ड बाय मी। समझ में आया, पल्ले पड़ा, कुछ पड़ा पल्ले, क्या करना है। अब आगे देखो, आगे देखो, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आया गया तो कैसे करेंगे। मैं एक एक एग्जांपल क्यों करा रही हूं, मैंने आप बच्चों को नरेशन में भी एक एक एग्जांपल क्यों कराया, है ना, वरना आप अगर मोस्टली वीडियोस देखोगे तो 2-3 एग्जांपल कराते हैं बस, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी समझ आ चुका होता है इतने में। बट मुझे एक एक एग्जाम्पल इसलिए कराना है भाई, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना तुम्हारे साथ, है ना, कि तुम्हें ऐसा ना हो कि मैम ने तो ये वाला एग्जाम्पल कराया ही नहीं था। ठीक है, अब अगर तुम पेपर में पढ़ो कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन है, राम हैज ईटन एन एप्पल,
पहला पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, चलो मान लो भैया हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका टेंस पहचानेंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लो, रूल नंबर 1, टेंस पहचानो। ये है आपका पहला रूल। अब इसका टेंस क्या है, मैम हैज लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ईटन। अब ये किसका रूल है टेंसेस में, हैज और थर्ड फॉर्म किसका रूल है मैम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, बिल्कुल है मैम। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, अगर ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आना चाहिए, इसने बता भी रखा है भाई, हैव हैज होगा तुम्हारे पेपर में, तुम्हें लगाना क्या है, हैव हैज के साथ बीन लगाना है, इसने क्लियरली हमें बता रखा है। एंड ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर भी मैडम ने आपको क्लियर रूल लिख कर दे रखा है, ये देखिए, ये रूल हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए इस रूल को फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राम हैज ईटन एन एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, एन एप्पल लिख दिया। अब भैया हैव आएगा, हैज आएगा, आप लोग वो करिए, डिस्क्राइब कीजिए। अगर आपका प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा, एप्पल एक ही है तो भैया हैज आएगा। अब यहां पर बीन आएगा, बीन लिखा है ना, एज इट इज, बीन लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन थी, ईटन लिख दी। बाय, बाय लिख दिया। सब्जेक्ट क्या था, राम, राम लिख दिया। कोई दिक्कत, सिर्फ खेल है हमें इन रूल्स को याद करने का। जहां अपन ने इन रूल्स को याद कर लिया बेटा, हमारा 70-80% प्रॉब्लम वहीं पर एज इट इज डिट्टो सॉल्व हो गया। मजा आ रहा है ना, तुम लोग भी मेरे साथ साथ करो यार। तुम्हें पता है जब भी प्रीमियर होता है मैं लाइव चैट पे बैठी होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ लाइव चैट, तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना, तो तुम लोग भी करो यार, इसको मेरे साथ सॉल्व करो। भूल जाओ नीचे आंसर लिखा है यार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव रिटन अ बुक। अब अगर आप यहां पे गौर फरमाएंगे, क्या लिखा है, दे हैव रिटन अ बुक। हमारा रूल क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानो। भाई ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। ठीक है, हैव आएगा, हैज आएगा, एक ही बुक है भाई इसलिए हैज आएगा। फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन लिख दी। बाय, बाय। दे अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो देम हो जाएगा। बुक हैज बीन रिटन बाय देम, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब मान लो आपके पास है ही वॉज ड्रिंकिंग अ कॉफी। बोला गया है कि आप इसको पैसिव में करिए, ही वॉज ड्रिंकिंग अ कॉफी। मान लो मैं ही तुम्हें टेस्ट दे रही हूं, है ना, मैंने ही तुम्हें बोल दिया अभी 3 तारीख को जब हमारा मैराथन है ना, तब मान लो मैंने ही तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, सुबह 10 बजे है 3 तारीख को हमारा मैराथन, तुम्हें पता है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया, ही वॉज ड्रिंकिंग अ कॉफी। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, टेंस पहचानोगे। वॉज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आईएनजी लगा है। क्या है ये, व्हाट इज दिस मैम, वॉज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैम पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज है तो पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस। इतना तो समझ गए। हाँ मैम, ताने मैम ने बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आ जाता है, BING। और अगर नहीं भी याद रहता तो ताने मैम का रूल तो याद रख लो। ये सारे रूल जो मैं पिंक बॉक्स में डाल रही हूँ सबको एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, अब इस रूल के अनुसार देखो, सबसे पहले बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिख दे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ कॉफी, लिख दिया भाई सबसे पहले। उसके बाद वॉज या वर्ड लगा दो भाई, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, तो भैया एक वचन है वॉज लगा दिया। अब क्या लगाऊं, यहाँ पे बीइंग लिखा है, बीइंग लगा दो, लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक, लगा दिया। बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम, अ कॉफी वाज बीइंग ड्रंक बाय हिम। सिमिलरली दे वर राइटिंग एन एसे, एन एसे लिख दिया ऑब्जेक्ट, वॉज या वर में से वॉज आ गया, बीइंग की जगह बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट दे था, ऑब्जेक्ट में आया देम आ गया। क्लियर, राम वॉज रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, वॉज आ गया, बीइंग की जगह बीइंग, रेड का रेडी रहता, रीडिंग का हमारा थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, बाय राम। क्लियर, इजी इनफ, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट आ जाओ। राम हैड ईटन एन एप्पल। अब यहां पर आप देख रहे हो भाई हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा रूल है भाई, ये तो पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है ये तो। अब पास्ट परफेक्ट है तो मैम ने जो रूल बताया उसे हम फॉलो करेंगे। मैम ने क्या रूल बताया, मैम ने ये रूल बताया है ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। उसके बाद मैम ने क्या बोला, हैड बीन लगा दो, है ना, हैड और बीन लगा दो।
एन एप्पल हैड बीन लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ईटन लगा दिया, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है राम, लगा दिया, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय राम। क्लियर? दे हैड रिटन अ बुक, हैड लगा दो, बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लगा दो, बाय सब्जेक्ट क्या हो गया, दे को लाएंगे यहां दे। शी टोल्ड माई स्टोरी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, माई स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, हैड की जगह हैड, बीन की जगह बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय की जगह बाय और सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, शी को यहां लाएंगे तो हर हो गया, माई स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हर। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब आगे आ जाओ फ्यूचर वालों पे, है ना। फ्यूचर वाले पे क्या करें, अब देखो ही विल ड्रिंक टी, कौन सा टेंस है पहचानो मैम, नॉर्मल विल लगा है, नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ठीक है भाई, पहचान लिया, बहुत बढ़िया बात। अब इस रूल को रखो दिमाग में, ये जो रूल है ना पैसिव वॉइस का, इसे दिमाग में रखो। ये पहचानने वाला रूल भी दे रखा है ऊपर कि कहीं पर भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, उसके बाद विल शैल में से कुछ लगा हो, विल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो ड्रिंक और ऑब्जेक्ट हो टी, अगर इस फॉर्म में कोई भी आपका हो, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो आप समझ जाना वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपको पहचानना कैसे, ये पहचान है और उसके बाद करना कैसे, ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ही विल ड्रिंक टी है। अब आप देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें हमारे पास, अ टी, विल और शैल में से विल लगा दिया। अब ये क्या बोल रहा है हमारे को, बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट लगाओ, विल शैल लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ, सब्जेक्ट। इसमें मेरे ख्याल से एक चीज मिसिंग है जो हमने यहाँ पर टेबल में देखी थी, कहाँ है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये रहा सिंपल फ्यूचर विल बी, ठीक है। विल होगा तो ये विल बी हो जाएगा, इस रूल में मेरे ख्याल से विल के साथ बी नहीं है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा बी और फिर आएगा प्लस आपका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर होगा अ टी, विल के बाद आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रंक, बाय की जगह बाय और सब्जेक्ट क्या था ही, तो यहाँ पे ले आएंगे हिम, अ टी विल बी ड्रंक बाय हिम। क्लियर? समझ में आया इतना? ऐसी देखो, दे विल राइट अ लेटर, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, विल और शैल में से विल लगाया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लगाया, बाय लगाया और दे की जगह देम आ गया, लेटर विल बी रिटन बाय देम। समझ में आया, मगज में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है भाई राम विल हैव ईटन एन एप्पल। अब आप पहचानो ये कौन सा रूल है भाई, जहां पर भी तुम्हें दिख जाए ना विल के साथ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो फ्यूचर परफेक्ट है। विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट है, तो मैम इसे कैसे करेंगे भाई, कुछ भी नहीं करना, इस रूल को फॉलो करना है, दैट्स इट। बीन लगेगा इसके साथ, बीन, बी डबल ई एन, बीन। परफेक्ट टेंस में यही तो करते आ रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया। अब देखो राम विल हैव ईटन एन एप्पल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एन एप्पल, ठीक है। बोल रहा है विल हैव या शैल हैव लगा दो, भाई विल हैव लगा दिया हमने, उसके बाद बीन लगा दो, वो बोल रहा है, ठीक है भाई बीन भी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय सब्जेक्ट राम, डन। ऐसे ही दे विल हैव रिटन अ बुक, यहां ऊपर भी ध्यान दो और नीचे भी ध्यान दो, ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक, विल हैव शैल हैव विल हैव, बीन की जगह बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय की जगह बाय, दे का हमने देम बना दिया। क्लियर? ऐसे ही देखो शी विल हैव टोल्ड मी हर स्टोरी, ठीक है, शी विल हैव टोल्ड मी हर स्टोरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी हुआ ना ऑब्जेक्ट, हर स्टोरी थोड़ी ऑब्जेक्ट हुआ, तो मी अगर हम सब्जेक्ट में लगाएंगे तो आई होगा, आई के साथ शैल आता है तो शैल हैव लगा दिया, बीन की जगह बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया भाई। अभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स है आपके पास तो आप ऑब्जेक्ट के बाद लगा दोगे, ओ मेन वर्ब के बाद लगा दोगे, ठीक है। तो भाई हर स्टोरी की जगह हर स्टोरी, फिर हमने लगाया यहाँ पे बाय और फिर आ गया हर। क्लियर? इतना समझ में आया ना? तो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है। ये रूल्स बेटा याद करने पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्हें जब आप मुश्किल से यार 6-7 रूल है ना, इन्हें जब आप एक पेपर पे लिख लोगे बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, कुछ पंगा लफड़ा ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 4 टाइप के टेंस बच गए हैं ना, इन्हें हम कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं करते, ये आपको दिमाग में रखना है कि इन्हें छोड़कर मैंने आपको सबका एग्जाम्पल दे दिया। किन्हें नहीं रखते? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वालों को, ठीक है। जैसे कि ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
ये 4 टाइप के आपके ऐसे टेंस हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बच्चे कितने? 8 टाइप के, जो मैंने आपको बता दिए। कौन से 8 टाइप के हैं, अगर आपको कभी देखना हो आप इस वाले चार्ट को याद करेंगे तो ये है आपके पास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए आगे आइए। अब ये रूल नंबर 7 है, ये बहुत ही बेसिक रूल है जो हमने अभी करा है ना, कि अगर भाई आपको दे को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है आप देम करेंगे, देम को सब्जेक्ट की तरह करना है आप दे करेंगे, अगर हर को आपको सब्जेक्ट की तरह मतलब तरह करना है तो आप शी करोगे, है ना। तो जो भी एक्टिव है वो पैसिव में इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, ये हम सबको पता होता है। अगर भाई अस है ना ऑब्जेक्ट में, और अगर हमें इसे सब्जेक्ट के रूप में लगाना है, मान लो अस हमारा ऑब्जेक्ट है, अब हमें यहाँ पर पैसिव बनाना है तो हम वी तो लिखेंगे ना, स्टार्ट तो वी से ही करेंगे, अस से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, तो ये इसी चीज के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। भाई यहाँ पर देम था, अब अगर हमें देम क्या करना है, आगे लगाना है, तो हम दे ही तो लिखेंगे, दे ही तो लिखेंगे ना बेटा, देम की जगह देम थोड़ी यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हर था, इसे हमें आगे लिखना है तो हम शी तो लिखेंगे। ठीक है, तो ये उसी चीज के एग्जाम्पल थे जो आपको पता भी होगा। अब ये नेक्स्ट रूल आपको ध्यान देना है, क्या कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हें हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। अब मैम ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? देखो, इनकी पहचान है कि ट्रांजिटिव वर्ब ना हमेशा तुमसे ऑब्जेक्ट मांगेगा, इस मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इनट्रांजिटिव वर्ब में तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये इस चीज की पहचान है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर देखो, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। प्ले क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये हमारे से एक ऑब्जेक्ट भी मांग रही है, गिटार, है ना। गिटार क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव वर्ब। बट इनट्रांजिटिव वर्ब हमसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मांगती, जैसे स्माइल, ही स्माइल्स, ही लाफ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है, वो हंस रहा है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं चाहिए। तो इस टाइप की वर्ब को इनट्रांजिटिव बोलते हैं और इन्हें हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। ये बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखना तो आपके लिए आसानी होगी। अब जो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9 आपको दिमाग में रखना है, वो है बच्चों, जब भी आप किसी वाक्य को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो आप क्या करोगे? ये एक्टिव वॉइस वाक्य लेट से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें और लेट को वाक्य के आरंभ में ही रहने दें। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सारे रूल सेम रहेंगे। जो आपके लेट वाले वाक्य है ना, वो लेट को हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम ब्रिंग अ बुक। ठीक है, तो लेट की जगह पे लेट ही रहेगा। उसके बाद क्या करोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, है ना, तो अ बुक लिखा हमने, राइट। उसके बाद हमने क्या लगाया? क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले हमें बी लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद के ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे यहाँ पर अपना बी, फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, फिर आप अपना जो भी लगाते हो बाय और आपका सब्जेक्ट। ये रूल फॉलो होना है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बस हमें लेट को नहीं छेड़ना। ठीक है, सो लेट अ बुक बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई ब्रॉट, बाय, और हिम की जगह हमने यहाँ पर हिम लगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं लेट हिम प्ले द क्रिकेट मैच इन द ग्राउंड, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लेट द क्रिकेट मैच हमने यहां पर लिखा, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया और दे हमारा देम हमारा आ गया लास्ट। क्लियर? इतना आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। मैं एक और चीज बच्चों को बता दूं, अगर आपको कभी भी, जैसे अभी आपने यहां तक पढ़ लिया, अब अगर आपको लगे ना कि यार इससे ज्यादा अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं थोड़ा सा, मेरा ब्रेन इतना ही समझ पा रहा है, तो आप 10 मिनट का ब्रेक लो और फिर आगे का लेक्चर देखो। ठीक है, कभी भी ऐसा हो कि भाई ऐसा लगे ना कि हम वन गो में नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बच्चे की अपने हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। वो हो सकता है कि एक ही बार में समझ ले पूरी ग्रामर, और हो सकता है ना समझे, क्योंकि ये लिटरेचर नहीं है, ये ग्रामर है ना। मैं आपको 2 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर बना दूं, बहुत सारे बच्चे उसे तोड़ तोड़ के देखेंगे, विच इज ओके। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे यार इससे आगे मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, जैसे टोटल 39 स्लाइड्स है, अभी हम लोग 23 पर है,
है ना। अगर आपको लगे यार नहीं है मैंने 20-30 23 सॉरी मैंने स्लाइड समझ ली, अभी इसके आगे का मैं थोड़ी देर में करूंगा, दैट इज ओके, बट कर लेना। अब नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है देखो, कि जो भी सेंटेंसेस फॉर द सेंटेंसेस विद सरप्राइज्ड, एनॉयड, शॉक्ड, अलार्म, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, लाफ्ड, अगर ये आपकी मेन वर्ब है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपकी मेन वर्ब है जिसमें कोई सरप्राइज दिखे, कोई ऐसा दिखे कि एनॉय है, कोई शॉक्ड है ना, कोई डिसअपॉइंटेड है, कोई हंस रहा है, अगर ये आपकी मेन वर्ब हो तो आप क्या करोगे, बाय की जगह एट लगाओगे, एट। ये याद रखना है कि बाय की जगह क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे हिज बिहेवियर एनॉयड मी, एनॉय है ना यहाँ पर, मैंने बताया था ना अगर यहाँ पे एनॉय हो तो क्या करना है, तो हिज बिहेवियर एनॉयड मी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वॉज, मेन वर्ब एनॉयड, अभी थर्ड फॉर्म लगा दिया, अब क्या आएगा, बाय की जगह हम एट लगाएंगे, एट, उसके बाद हिज बिहेवियर। क्लियर। तो बस इतना ध्यान देना है कि बाय की जगह हमें एट लगाना है। अगर हमारे पास इन वर्ड्स में कहीं पर भी अगर ये हमारे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो हम लोग बाय की जगह पर एट लगाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर ये आपके सेंटेंसेस हैं, ठीक है, प्लीज्ड, डिसगस्ट, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, अगर ये आपके मेन वर्ब हैं तो आप क्या करोगे, बाय की जगह विद लगाओगे, विद। ये आप सेंटेंस का भाव पढ़ के भी समझ सकते हो, His performance impressed us, है ना, तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो कि भाई we were impressed with her performance, है ना, कि हम उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे। तो जहां पर भी आप देखो इम्प्रेस हो गया, डिसगस्ट हो गया, प्लीज हो गया, चार्म हो गया, अगर ऐसे शब्द है मेन वर्ब में तो आप बाय की जगह विद लगाओगे। ये बेसिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि भाई जरूरी नहीं है हर जगह बाय आए, कहीं पर हम विद भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता जाता है। अगर आपके पास ये मेन वर्ब है कि इंटरेस्टेड हो गया, कंसिस्टेड हो गया, ठीक है, अब्सॉर्ब्ड हो गया, कंटेन्ड हो गया, अगर ये मेन वर्ब है तो आप इन लगाओगे बाय की जगह। जैसे दिस टॉपिक माइट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, है ना। तो ये जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच के करोगे। अगर नहीं सोच सकते हो तो इन वर्ड्स को दिमाग में बिठा लेना, जहां पर भी ये वर्ड्स दिखे आपको क्या करना है, बाय की जगह इन लगा देना है। अब अगर आपके पास आए भाई इंटरेस्टेड वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, आपको पता है बाय की जगह इन लगाना है, एज सिंपल एज दैट। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे जो मैडम ने हमें अभी तक समझाए हैं। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हेन लगाना है। जब भी हमारे पास स्मेल हो, टेस्ट हो, फील हो, ऐसी सब चीजें हो, ठीक है, मेन वर्ब में, तो हमें क्या करना है, व्हेन लगाना है। जैसे हनी टेस्ट स्वीट, तो हम क्या बोलेंगे, हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। क्लियर। तो जब भी आपके पास स्मेल हो, टेस्ट हो, कोई ऐसी चीज जो हम फील कर पा रहे हो हमारी सेंसेस से, तो हम लोग बाय की जगह व्हेन लगाएंगे। अभी आपको जो कॉमन मिस्टेक दिमाग में रखनी है वो क्या है कि कभी भी आपको कैन कुड में नहीं बदलना, शैल शुड में नहीं बदलना, मे माइट में नहीं बदलना। ये नरेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नरेशन है, नरेशन की तरह चेंज करके आ जाते हैं, बट नरेशन वाले रूल बच्चों हर जगह नहीं चलते। तो ये नरेशन नहीं है, आपको ये चीजें नहीं बदलनी, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत बार जब हम इकट्ठे लेक्चर देखते हैं हमें लगता है अरे कुछ भारी हो रहा है ना। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। और मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है ना, पढ़ाती आई हूँ, अभी 2-3 साल हो गए, तो मुझे पता है कि उनका दिमाग कैसे चलता है। तो कभी भी आपको लगे यार मैम अब नहीं आ रहा समझ, अब ना दिमाग भर सा गया है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेना, पानी पीना, फिर आगे से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बेटर तरीके से समझ में आने लगेंगी। अब बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे करते हैं ये नहीं पता। देखो, किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में करो तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो लेट से शुरू होते हैं, ठीक है, लेट से शुरू करना है उन्हें। यदि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है ये तो पता होगा ना सबको, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, या हम एडवाइस दे रहे हैं, या हम सजेशन दे रहे हैं, है ना, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहां पर लिखा है यदि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, यदि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में बेटा ऑर्डर और कमांड का बोध हो तो आपको क्या करना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना है, बी।
लेट से शुरू करना है, मुख्य क्रिया से पहले, मेन वर्ब से पहले आपको बी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर और कमांड में ध्यान देना, ऑर्डर और कमांड, जैसे देखो ब्रिंग द वाटर, ये क्या एक तरीके से कमांड है, जा पानी ला, है ना, छोटे भाई बहन को बोलते जा पानी ला, तो ये क्या है, ब्रिंग द वाटर। शुरू कैसे करेंगे, लेट से, लेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, द वाटर, मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले बी लगाना है, ये बोला है, बी वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी हर जगह, ये हमें पता है, ब्रॉट, लेट द वाटर बी ब्रॉट। शट द डोर, क्या है, ऑर्डर है, लेट लगाया, द डोर लिखा, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। शो द आइडेंटिटी, ये क्या है, लेट लगाया, द आइडेंटिटी लिखा, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, शोन, सिंपल, ठीक है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, अभी तो हमने देखा ऑर्डर और कमांड हो तो हमें क्या करना है, बट यदि बेटा आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज ये काम कर दो, कोई प्रार्थना हो रही है ना, कोई एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि कोई परामर्श, कोई सलाह हो रहा है, अगर इसका बोध हो रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट का और एडवाइस का अगर हो रहा है, तो आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले शुड बी लगाना है, शुड बी का प्रयोग करना है, और ऐसे वाक्यों को लेट से शुरू नहीं करना, ठीक है। तीन चीजें ध्यान देना। यहां पर क्या था बेटा, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है या कोई कमांड मिल रहा है तो आप लेट से शुरू करो और बी लगाओ अपनी थर्ड फॉर्म से पहले, ये बात हो रही थी। बट यहां पर क्या बात हो रही है कि भाई अगर आपके सेंटेंसेस में कोई रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है, या कोई एडवाइस हो रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल फॉलो करना है बच्चों, लेट नहीं लगाना, लेट आपको नहीं लगाना, ठीक है। और यहां पर आपको शुड भी लगाना है, खाली भी नहीं लगाना, शुड भी लगाना है। और पैसिव वॉइस में काइंडली और प्लीज जैसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है। भैया मैंने तुम्हें नरेशन में भी बताया था, इनकी कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में और नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस में, है ना। आप रियल लाइफ में भी किसी को बोल दो प्लीज, जितना आप किसी को प्लीज बोलोगे ना, वो उतना आज की डेट में आपका फायदा उठाएगा, देख लेगा, वो तुम मजबूर हो, है ना। आप किसी को बोलोगे ना सर प्लीज ये करा दीजिए सर, मेरी मजबूरी है सर, वो ज्यादा आप पे इरिटेट होगा, है ना, वो आपको दिखाएगा कि मैं किस पोजीशन पे हूं और तू है कौन प्लीज बोलने के लिए। बिल्कुल वैसे ही बच्चों नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस में भी प्लीज की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें नहीं किया जाता पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हेल्प द पुअर, ये क्या है, एक एडवाइस ही तो है, हेल्प द पुअर, भैया गरीबों की मदद करो। अब यहां हमने क्या करा बच्चों, लेट से शुरू हमें नहीं करना, तो हमने डाला द पुअर, आगे क्या लगाया, शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। लव योर पेरेंट्स, क्या है, सलाह है, क्या करना है, योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड। फीड द बेगर प्लीज, क्या है, रिक्वेस्ट है, प्लीज लगा है ना, प्लीज को छोड़ देना, इसे नहीं करना हमें पैसिव में। द बेगर शुड बी, फीड का थर्ड फॉर्म फेड, क्लियर। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, लेट का इस्तेमाल नहीं करना जहां पर भी रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो। दूसरा, आपको यहां पर शुड बी लगाना है, दो ही चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, शुड बी लगाना है मेन वर्ब से पहले, क्लियर। आई होप इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दो, यदि आप पे इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है ना, ये क्या था, पॉजिटिव था, हेल्प द पुअर, लव योर पेरेंट्स। नेगेटिव नकारात्मक क्या होता है, जिनमें नॉट आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है तो क्या होगा, देखो यदि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए आप क्या करोगे, डू को हटाओगे, उसकी जगह लेट लगाओगे और उसके बाद नॉट लगाओगे, और मुख्य क्रिया से पहले तो बी आएगा ही, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, डू को हटाकर लेट नॉट लगाना है, बस इतनी सी बात वो बोल रहा है। अगर आप पे नेगेटिव सेंटेंस है तो, जैसे कि डू नॉट टेल अ लाई, यहां पर क्या नेगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट लिख रखा है, नकारात्मक वाक्य हुआ ना बच्चों। ये अगर नॉट लिखा है तो नकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डू नॉट टेल अ लाई, तो डू हटाकर बोला है लेट लिखो, और लेट के साथ नॉट भी लिखो, ठीक है भाई, लिख दिया लेट नॉट। अब क्या लिखना है, अ लाई, मेन वर्ब से पहले बी तो लगाना ही है, वो बोल रहा है बी टोल्ड बाय यू, ठीक है।
अगर आप इसमें बाय यू भी नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा, तो भी ये करेक्ट है। लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड, यहां तक भी ये सही है, करेक्ट है ये। ठीक है, ऐसे ही देखो, डू नॉट वॉच अ हॉरर मूवी, डू नॉट की जगह लेट नॉट लगाया, ठीक है, अ मूवी या अ हॉरर मूवी लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या लगाया, बी लगाया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी आएगा, बाय लगाया और यू लगाया। बाय यू नहीं लगाना तो भी सही है। डू नॉट बीट द कैट, लेट नॉट द कैट बी बीटन, या लेट नॉट द कैट बी बीटन बाय यू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चे पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ, अब यहाँ पे लिखा है अगर आपको नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में परिवर्तन करना है तो यहाँ पर बोला है कि सारे रूल्स आपके सेम रहेंगे, सारे रूल्स आपके सेम रहेंगे। इसमें प्रयुक्त होने वाला नॉट को अपनी ही जगह रहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा देते हैं, दैट्स इट। अभी तक जो हमने रूल सीखे हैं ना, जैसे टेंसेस में होता है, टेंसेस में क्या होता है कि तान्या मैम इज टीचिंग, तान्या मैम इज नॉट टीचिंग, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते, बाकी सारे रूल सेम रहते हैं। बिल्कुल ये भी यही बोल रहा है कि भाई अभी तक मैम ने आपको जितना सिखाया है सब सेम रहेगा, बस आपकी ये जो मेन वर्ब है उससे पहले नॉट लगा दोगे आप, नॉट लगा दोगे आप, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी लास्ट है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट हमें क्या सीखने हैं कि भाई अगर हमें एक्टिव से पैसिव करना है इंटेरोगेटिव तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ध्यान से सुनना, बोला गया है कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और अगर हमें इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसके लिए सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे बेटा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस है क्या वो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या मेन वर्ब। आपको पता है ना, दो टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, एक जो हमारी WH वर्ड से शुरू होते हैं, राइट। तो आपको यही देखना है कि सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है या फिर वो प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर आर यू हो गया, हु आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, है ना, विच इज योर फेवरेट कलर, मतलब ब्ला ब्ला। समझ गए। तो आप सबसे पहले आपका काम ही है कि जो भी इंटेरोगेटिव है पीछे क्वेश्चन मार्क है, आप देखोगे भाई ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू है। सहायक क्रिया मतलब डज हो गया, इज हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, डिड हो गया, वॉज हो गया, इनसे शुरू है या फिर WH से शुरू है। सबसे पहले आप लोग ये देखोगे। उसके बाद क्या करना है, अगर तो बेटा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस में जब आप करोगे तब भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, परंतु इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सहायक क्रिया की फॉर्म होगी ना वो वाक्य के अनुसार ही परिवर्तित हो जाएगी, जो हम अभी तक आगे सीख कर आए हैं, है ना। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है भाई अगर आपका सब्जेक्ट यू है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही तो सहायक क्रिया लगाओगे, राइट। इज यू थोड़ी होगा, आर ही आएगा ना यू के साथ। तो बस यही बोल रहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस में भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करोगे, ठीक है। और यहां पर है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो ऐसे वाक्यों को जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो आप क्वेश्चन वर्ड से पहले बाय लगाओगे, बस। कभी कभी पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर वाक्य के अनुसार आप बाकी प्रेपोजिशन भी लगा सकते हो, जैसे अभी हमने देखा था विद हो गया, इन हो गया, वो भी लगा सकते हैं। तो बस ये बोल रहा है भाई कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो सारे रूल सेम रहेंगे, बस आप जब पैसिव वॉइस में करो तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अगर WH वर्ड है तो बस आप WH वर्ड के आगे बाय लगा दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें बेटर समझ में आएगा। डज शी डिसीव रैम, अब आप सबसे पहले क्या देखोगे कि ये किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू है ना। तो यहां पर बोला है ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, पर ये किसके अनुसार लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं है डज है तो नीचे भी डज लिख देंगे, नहीं, ये लगेगी राम के अनुसार, ठीक है। डज शी डिसीव रैम, अब हम राम लगा रहे तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, इज, ठीक है, इज राम। बाकी सारे के सारे आपके जो रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। डिसीव्ड बाय, शी की जगह यहाँ पे हर आ जाएगा। हैज द कैट किल्ड द रैट, तो भाई हैज द रैट बीन किल्ड बाय द, मैम बीन क्यों आया, अबे अभी तो तुम्हें रूल बताया था कि भाई हैज आ रहा है, हैज के साथ तुम्हारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है
है ना। अगर मैं तुम्हें पीछे लेकर जाऊं, यहाँ पर काफी पीछे जाना पड़ेगा हमें। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा रूल है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। अगर तुम यहाँ पर देखोगे इस चार्ट में, कहाँ गया चार्ट, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लगेगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा, लिखा था ना अभी तुम्हें, ये इतने सारे मैंने समझाए भी थे। तो बेटा इंटेरोगेटिव में भी सेम ही रहेगा, इंटेरोगेटिव में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं बदलना हमें इंटेरोगेटिव में। अभी यहाँ पर ढंग से देखना कि भाई हैज था, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई भले ही इंटेरोगेटिव में, पर टेंस तो देखेंगे ना, जो मैम ने सिखाया था, टेंस तो देखना है ना बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो बीन तो लगाएंगे ना। सो हैज द कैट बीन किल्ड, हैज द रैट बीन किल्ड बाय द कैट, सिंपल। बट अगर वो बोल रहा है कि WH वर्ड से शुरू है, हु हैज हेल्प्ड यू इन द बैड सिचुएशन, क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू है तो क्या करोगे, आगे बाय लगाकर फिर करोगे, बाय whom have you been helped in bad situation। समझ में आया, क्लियर, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये जो तुम्हें एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराया है ना, ये वाला, ये जो जितने भी मैंने तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराए हैं, है ना, सिर्फ अगर तुमने ये अच्छे से कर लिए, बाकी ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। इतना ही था बस वॉइस में, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ढंग से देखो, 1 से 2 बार देखो, ये मैं सजेस्ट करूंगी, और नोट्स बना के देखो। अगर 1 गो में नहीं हो रहा तो तोड़ तोड़ के देखो, पहले आधा घंटा देखो फिर आधा घंटा देखो। टोटल 39 स्लाइड्स हैं, आप लोग डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो कि भाई अभी हम 18 स्लाइड देखेंगे, फिर हम 15 देखेंगे, या जैसे भी, और उसके बाद मुझे बताओ कि समझ आया क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि समझ आना चाहिए। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। 3 तारीख को हमारा मैराथन है, भूलना मत, सुबह 10 बजे। मैं आप सभी से मिलूंगी बच्चे पार्टी इन द नेक्स्ट क्लास 10th की लाइव क्लास वेंसडे और सैटरडे रात को 9 बजे होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।